हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप का पार्ट 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में, या जिसे हम कहते हैं हाड़ौती का पठार, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से अध्ययन करवाऊँगी। तो आइए हम देखते हैं हमारे हाड़ौती के पठार के बारे में, या दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में, है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि जो भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है उसका जो 4th पार्ट है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। हम इससे पहले वाले जो 3 पार्ट थे वो पढ़ चुके थे। पहला हमारा था पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश था, दूसरा था मध्य अरावली प्रदेश था, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, और अब कौन सा प्रदेश हम पढ़ेंगे? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दक्षिणी पूर्वी पठारी वाला जो एरिया है, हम मैप में बात करते हैं, ये हमारा राजस्थान, बूंदी, कोटा, ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर को कवर करता है। और तो ये वाला जो एरिया है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी विशेषता की बात करें, इसके बारे में अगर हम थोड़ी जानकारी लें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है ये किसका अवशेष था? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो पठारी जो क्षेत्र है वो किसका अवशेष था? गोंडवाना लैंड का अवशेष था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्षेत्रफल की बात करें, तो अगर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्षेत्रफल 7% है। कितना प्रतिशत है? 7% है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? यहाँ पर 11%। और ये राजस्थान की कुल जनसंख्या की जो प्रतिशत है वो 11% कहाँ पर निवास करता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में निवास करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें इस प्रदेश का विस्तार, अगर इस प्रदेश की विस्तार की अगर हम बात करें तो इस प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ पर हो रहा है? तो ये देखेंगे हम कि राजस्थान में, मतलब सर्वाधिक जो विस्तार हम देख सकते हैं राजस्थान की कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में स्थित है ना। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हम इसे हाड़ौती का प्रदेश भी कह सकते हैं। तो इस एरिया में ये स्थित है ना, ये हमारा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है ना। ये जो है हाड़ौती का जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो हाड़ौती के प्रदेश में, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, इस भूभाग में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जलवायु कैसी है? कैसी जलवायु पाई जाती है यहाँ पर इस भूभाग में, यानी कि हम बोल सकते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उसके बाद क्योंकि यह भौतिक प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं, अरब शाखा व बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा की, यानी कि जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून शाखा से जो वर्षा होती है, मतलब उसकी जो 2 शाखा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो 2 शाखा है, एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, तो उन दोनों से जो है ये वाला जो पठार, ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी पठार, ये वाला जो क्षेत्र है वो वर्षा प्राप्त करता है ना। इसलिए ये वाला एरिया कौन सा हो गया? अति आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इस भौतिक प्रदेश में औसतन 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। कितनी से कितनी? 80 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसके जो भौतिक प्रदेश है वो सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है। यह भौतिक प्रदेश क्या है? यहाँ पर क्या मिलता है? सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था उसके बारे में, जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी है, और भी इसकी काफ़ी जो सहायक नदियाँ हैं वो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सर्वाधिक नदियों वाला जो भौतिक प्रदेश इसे ही कहा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इस प्रदेश में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है ना। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी इसमें पाई जाती हैं। और इस मध्यम काली मिट्टी में जो है वो कपास व मसाला उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है ना। ये जो मध्यम काली मिट्टी जो पाई जाती है ना, इसमें अगर हम बात करें किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है तो कपास, यानी कि जो रुई है उसका, और जो मसाले का जो सर्वाधिक उत्पादन है ना इसके अंदर होता है। ठीक है, उसके लिए उपयुक्त है ये। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मादक पदार्थों में इस भूभाग में अफीम की खेती सर्वाधिक होती है। अगर मादक पदार्थों की
बात करें तो मादक पदार्थों की बात करें तो अगर हम इस मादक पदार्थों की बात करें तो सर्वाधिक खेती जो होती है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी में अफीम की खेती होती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, इस पठारी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। वही चीज़ वाली बात है कि सर्वाधिक वर्षा जो है इस पठारी प्रदेश में होती है, क्योंकि यह भूभाग मानसून के पवनोन्मुखी ढाल में स्थित है ना। अब क्या बोलते हैं, मानसून के पवनोन्मुखी ढाल पर स्थित है, मतलब जो मानसून एंटर करता है ना तो उसी के ढाल पर ये स्थित है। तो जैसे ही मानसून एंटर करता है तो यहीं पर बारिश होती है, इसलिए कहा गया है कि इस पठार में क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप को जनरली दो भागों में डिवाइड किया गया है ना, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं कि वो दो भाग कौन कौन से हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग की अगर हम बात करें तो पहला है विंध्यन कगार भूमि, पहला कौन सा भाग है, विंध्यन कगार भूमि, और दूसरा भाग कौन सा है, ढक्कन लावा पठार, ठीक है। तो ऊपर वाला जो क्षेत्र था वो विंध्यन कगार भूमि थी, है ना, ये विंध्यन कगार भूमि है। और नीचे जो है ढक्कन का लावा प्रदेश है, कौन सा है, ढक्कन लावा पठार जिसको हम कहते हैं, ठीक। तो विंध्यन कगार भूमि की अगर हम बात करें तो विंध्यन कगार भूमि जो है विंध्याचल पर्वतमाला का भाग माना जाता है। विंध्यन कगार भूमि किसका भाग है, विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसका भाग यह माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके जिले की, अगर जिले की बात करेंगे तो विंध्यन कगार भूमि की जो जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों के तटवर्ती इलाकों में फैला हुआ है। जैसा कि हमने बात की थी अभी, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का तटवर्ती इलाका, जैसे हम देखते हैं इसमें, है ना, ये धौलपुर है, ठीक है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का जो तटवर्तीय जो इलाका है ना, वो जो कौन सी श्रेणी के अंदर आता है, विंध्यन कगार भूमि के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, बलुआ पत्थरों से इसका से हुआ माना जाता है। मतलब इसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि इसका जो निर्माण है वो बलुआ पत्थरों से हुआ है, ठीक है। कौन से पत्थरों से, बलुआ पत्थरों से हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से पत्थर जो है वो पाए जाते हैं। तो जैसे गुलाबी पत्थर की हम बात करें तो गुलाबी पत्थर कहाँ पर, करौली के अंदर। गुलाबी कहाँ पर, गुलाबी जो है वो करौली के अंदर मिलते हैं। लाल पत्थर धौलपुर में, है ना, लाल पत्थर धौलपुर में मिलता है। उसके बाद स्लेटी जो है वो कोटा के अंदर, है ना, स्लेटी कोटा, है ना। और गुलाबी से करौली, है ना, गुलाबी जो है वो करौली में, लाल जो है धौलपुर, लाल धौलपुर, है ना, धौलपुर का लाल, ठीक है। और सलेटी कोटा, ठीक है, सलेटी कोटा, ये से ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं ढक्कन लावा पठार की। दूसरा कौन सा है, ढक्कन लावा पठार है। और यह प्रदेश जो है ढक्कन ट्रेप कहलाता है। कौन सा, ढक्कन लावा पठार क्या कहलाता है, ढक्कन ट्रेप कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके जिले की। इसके जिले कौन कौन से आगे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के साथ चित्तौड़गढ़ जिले का कुछ भाग शामिल है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। मैप में देखते हैं कौन कौन से जिले आ जाते हैं हमारे, कोटा, ये कोटा, बूंदी, है ना, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के साथ ये चित्तौड़ का जो एक कुछ एरिया है ये भी इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ढक्कन लावा पठार की। तो उसके बाद हम देखते हैं इसके जिलों के बाद इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी निर्मित बेसाल चट्टानों द्वारा होता है। किससे, ज्वालामुखी से जो निर्मित जो बेसाल जो चट्टानें हैं उनसे जो है ढक्कन लावा पठार का निर्माण, है ना, हुआ है। उसके बाद हम बात करें ढक्कन के लावा पठार में धौरी पर्वतमाला यहाँ पर पाई जाती है। और धौरी पर्वतमाला की अगर बात करें तो बूंदी में पाई जाती है। धौरी पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो बूंदी में पाई जाती हैं। अगर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ की बात करें तो ये कहाँ पर मिलेंगी, कोटा में मिलेंगी। उसके बाद बात करें घोड़े की नाल की पर्वत श्रेणियाँ, कौन सी, घोड़े की नाल की पर्वत श्रेणियाँ हैं शाहबाज, बारां के अंदर मिलती हैं। उसके बाद मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भी कौन सा
प्रदेश है ढक्कन लावा पठार जो हम कह सकते हैं ये मसाला उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। और इसी के साथ साथ इसमें जो काली सिंध, आहू, पार्वती व परवन नदी जो है उनके द्वारा सिंचाई होती है, हमें कह सकते हैं, है ना। मतलब हम बोलें कि जो ढक्कन लावा जो पठार है वो किसके द्वारा सिंचित होता है, काली सिंध, आहू, पार्वती व परवन नदी द्वारा सिंचित होता है। ठीक है, तो ये इसका संक्षिप्त में इसका जो मैंने आपको वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं कि हमने राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप की बात की थी, जिसका हमने 4th पार्ट की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। इसको गोंडवाना लैंड का अवशेष कहा गया है ना। राजस्थान के क्षेत्रफल का 7% जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो फैला हुआ है। और राजस्थान की जो जनसंख्या की अगर बात करें तो उसका 11% जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका जो विस्तार है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में ज़्यादा है। उसके बाद हम कहेंगे कि यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमारे भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी जो अगर मानसून आता है तो उसकी जो दोनों शाखाएं, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक कौन सा, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है तो इसमें जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आएगा, है ना, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसके अंदर एक तो ये अरब सागर की शाखा है, ठीक है, अरब सागर की, और एक ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है। इन दोनों से क्या होता है, ये वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ की जलवायु अति आर्द्र है। और अगर हम भौतिक प्रदेश की औसतन वर्षा की बात करें तो 80 से 120 सेंटीमीटर है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नदियों वाला भौतिक प्रदेश है, जैसा कि आपने देखा है। उसके बाद इस प्रदेश में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है ना, मध्यम काली मिट्टी इसमें पाई जाती है। और इस काली मिट्टी के लिए, या हम कह सकते हैं कपास व मसाला जो है इस काली मिट्टी में उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इस पठार में, है ना, ये जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसमें मादक पदार्थों में इस भूभाग में अफीम की खेती सर्वाधिक की जाती है। किसकी खेती? अफीम की खेती सर्वाधिक जो है यहाँ पर वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ के भूभाग मानसून के पवनोन्मुखी ढाल में स्थित है। ठीक है, तो हमने ये देखा था, ये जो हमारा जो था ऊपर वाला जो अगर हम बात करें तो ये था हमारा विंध्यन कगार भूमि, और ये नीचे वाला जो ढक्कन लावा प्रदेश था ये हमारा जो था विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ढक्कन लावा पठारिया प्रदेश भी हम इसको कहेंगे, है ना, ढक्कन लावा पठारिया प्रदेश इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की थी दक्षिणी पूर्वी पठारी को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया था, एक तो विंध्यन कगार भूमि और एक ढक्कन लावा भूमि। ठीक है, तो विंध्यन कगार जो भूमि है इसका जो निर्माण है वो विंध्याचल पर्वतमाला से हुआ है। इसके जिले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या तटवर्ती इलाकों तक फैला हुआ है। इसके निर्माण की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण बलुआ पत्थरों से हुआ है। और यहाँ पर जो गुलाबी पत्थर की अगर हम बात करें तो करौली में पाया जाता है, लाल पत्थर धौलपुर और सलेटी कोटा के अंदर। ठीक, ढक्कन लावा पठार की हमने बात की थी, तो इसका निर्माण जो है ये प्रदेश जो है वो ढक्कन टाइप का माना जाता है। और इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग इसमें शामिल हैं। और इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी निर्मित जो बेसाल चट्टानों के द्वारा हुआ है। और यहाँ पर जो धोरी पर्वतमाला वो बूंदी में, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा में, घोड़े की नाल की पर्वत श्रेणियाँ शाहपुरा, बारां में, और मसाला का उत्पादन इसके लिए प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में, इस पठार में। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो पठारिया जो क्षेत्र है ये कौन सी नदियों द्वारा सिंचित होता है? काली सिंध, आहू, पार्वती व परवन नदियों द्वारा सिंचित होता है। ठीक है, तो ये हुई हमारे राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में चर्चा हुई। और मैंने आपको जो इसके जो चारों जो पार्ट्स है उसके बारे में आपको अध्ययन करवा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, तथा साथ ही साथ जो है कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, एक और बात, मैं इस वीडियो के बाद जस्ट आपके लिए जो है क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आऊँगी, जिसमें भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप से संबंधित काफ़ी प्रश्न होंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके जो लिंक्स हैं वो आपको इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स।